So the next disorder we are going to discuss, that is the phenylketonuria. ये आपका बचा हुआ पोर्शन है। तीसरा दो हम पढ़ चुके हैं, that is about sickle cell anemia, and the other कौन सा पढ़े थे हम लोग? phenylketonuria. तो phenylketonuria जो डिसऑर्डर है ये मेंडेलियन डिसऑर्डर पे रखा जाता है, एंड इट इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है phenylketonuria। And phenylketonuria is autosomal recessive disorder. Autosomal recessive disorder, same as the sickle cell anemia. Sickle cell anemia भी आपका autosomal recessive disorder होता है, वैसे ही phenylketonuria भी जो है autosomal recessive disorder होता है। And the gene of this disorder, जो जीन होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन 12th नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये 12th क्रोमोसोम जो होता है ऑटोसोम्स, 12 ऑटोसोम्स, 12th नंबर ऑफ ऑटोसोम्स, 12th नंबर ऑफ ऑटोसोम पर ये प्रेजेंट होता है इसका जीन phenylketonuria का। इस एक्चुअली जो है ये जीन प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें एक पर्टिकुलर जीन जो है डिलीट हो जाता है 12th नंबर ऑफ ऑटोसोम से, और वो जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर एन एंजाइम विच कन्वर्ट द अमीनो एसिड फिनाइलएलानिन। फिनाइलएलानिन जो अमीनो एसिड होता है वो अमीनो एसिड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ओके, तो इस अमीनो एसिड का कन्वर्जन होता है दूसरे अमीनो एसिड में, जिसको हम बोलते हैं टायरोसिन। तो ये जो एंजाइम होता है इसका जीन जो है मिस हो जाता है 12th नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर, तो इसीलिए वो एंजाइम नहीं बनता है, और एंजाइम नहीं बनने की वजह से जो आपका फिनाइलएलानिन ये आपका एंजाइम होता, सॉरी अमीनो एसिड होता है, ये अमीनो एसिड का एक्युमुलेशन होने लगता है। ओके, एंड एक्युमुलेशन ऑफ फिनाइलएलानिन also leads to its conversion into another compound as phenylpyruvic acid along with its derivative। तो ये सभी जो phenylalanin हुए, phenylpyruvic acid हुए, इसके डेरिवेटिव्स हुए, इनका जब ब्लड में एक्युमुलेशन होने लगता है तो ये एक्युमुलेशन जो है टिश्यू में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और उसके अलावा ब्रेन में जब इसका एक्युमुलेशन होता है लार्ज अमाउंट में, तो मेंटल रिटार्डेशन, ये सबसे बड़ा जो सिम्टम इसका होता है, दैट इज मेंटल रिटार्डेशन। इसके अलावा जो है स्किन में जो है पिगमेंटेशन बहुत ही कम होने लगता है। तो ये सारे सिम्टम phenylketonuria को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात करते हैं इसकी कॉज की, कॉज ऑफ phenylketonuria। तो कॉज की बात अगर करें तो ये जो phenylketonuria होता है इट इज ड्यू टू लैक ऑफ a gene responsible for an enzyme, lack of a gene responsible for an enzyme और उस एंजाइम का नाम होता है phenylalanin dehydrogenase। ये phenylalanin dehydrogenase एक एंजाइम होता है
और इसी एंजाइम की वजह से डिहाइड्रोजिनेज नहीं, ये आपका होता है हाइड्रोक्सिलेज। तो फेनाइलएलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम करता क्या है? यही एंजाइम जो है, दिस एंजाइम कन्वर्ट फेनाइलएलानीन ये एंजाइम करता क्या है कि फेनाइलएलानीन को कन्वर्ट कर देता है इनटू द टायरोसिन। ये एंजाइम कन्वर्ट करता है फेनाइलएलानीन को टायरोसिन में, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, ये बेनिफिशियल होता है। तो अगर ये एंजाइम का जीन जो है लैक हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर 12 से, तो ऐसे केस में एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होगा, एंड ड्यू टू नो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम देयर विल बी द process of or lack of the process. So there will be the lack of the process, that is the conversion of phenylalanine into tyrosine. तब एंजाइम नहीं बनेगा तो ये कन्वर्जन नहीं होगा, और कन्वर्जन नहीं होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इट लीड्स टू, अगर ये नहीं होता है तो ऐसे केस में ये क्या लीड करेगा? सो एक्यूमुलेशन ऑफ फेनाइलएलानीन in blood and टिश्यू। ब्लड और टिश्यू में इसका एक्यूमुलेशन होने लगता है फेनाइलएलानीन का। उसके अलावा ये जो है कन्वर्ट होने लगता है इसमें फेनाइल पायरुविक एसिड में। Phenylalanine also get converted into phenyl pyruvic acid and its derivative, इसमें या फिर इसके डेरिवेटिव में कन्वर्ट होने लगता है। और ये सभी जो होते हैं these all are toxic for our body। ये जो है बॉडी के लिए टॉक्सिक केमिकल का काम करते हैं, और ये टॉक्सिक केमिकल ही जो है बॉडी में इसके सिम्टम दिखाते हैं। इसके सिम्टम फिनाइलकीटोन्यूरिया डिसऑर्डर के। तो ये सिम्टम कौन कौन से होते हैं फिनाइलकीटोन्यूरिया के? तो पहला जो सिम्टम होता है वो होता है आपका, सिम्टम की बात करें तो द फर्स्ट सिम्टम इज द मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन मीन्स जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है, और ब्रेन जो है अनडेवलप्ड फॉर्म में ही बॉडी में रहता है, जिससे कि बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, ब्रेन का अंडर डेवलपमेंट। उसके अलावा जो है हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन। स्किन का जो पिगमेंटेशन होता है वो कम हो जाता है, पिगमेंटेशन बहुत ही कम रहता है, जिससे जो स्किन का कलर होता है वो वाइट होने लगता है। तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो है दिखाई देते हैं। और एक चीज़ और इसमें आपको जानना है कि ये जो डिसऑर्डर है इट कैन बी क्योर्ड व्हेन और विथ नॉट, इट कैन नॉट बी क्योर्ड बट इट कैन बी प्रिवेंटेड व्हेन इट कैन द डिसऑर्डर इज डायग्नोस्ड during the early stage of life। early stage of life means just after the parturition। होता क्या है कि parturition के जस्ट बाद जो है, जब ये ऑफस्प्रिंग चाइल्ड जो है फीडिंग करना शुरू करता है आफ्टर parturition, तो इसके बॉडी में ये अमीनो एसिड जो है ब्लड में जाना शुरू करता है। और जब ये अमीनो एसिड का कन्वर्जन, कौन से अमीनो एसिड का? फेनाइलएलानीन का। तो ये फेनाइलएलानीन जो है जब कन्वर्ट नहीं होगा तो ऐसे केस में ब्लड का इसका क्या होगा?
लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो उसी समय अगर डायग्नोसिस होता है कि ब्लड चेकअप के थ्रू अगर फिनाइलएलानिन के एक्सेस को चेक किया जा सकता है, तो ऐसे में बाय चेकिंग, बाय डायग्नोसिंग वी कैन प्रिवेंट द फिनाइलकीटोन्यूरिया बाय प्रोवाइडिंग द डाइट विथ लो अमाउंट ऑफ फिनाइलएलानिन। अगर ये शुरू के अवस्था में पता चल जाए फिनाइलकीटोन्यूरिया का, तो ऐसे केस में हम इससे बच सकते हैं। मतलब जो जिसके बॉडी में अगर रहता है वो बच सकता है फिनाइलकीटोन्यूरिया होने से। कैसे बच सकता है कि ऐसे डाइट को प्रीफर करें जिसमें फिनाइलएलानिन जो अमीनो एसिड है वो बहुत कम हो या नहीं हो, तो फिनाइलकीटोन्यूरिया से प्रिवेंट हो। ओके, एंड नाउ the next remaining, that is about the color blindness. Color blindness. Or it is also known as red green color blindness. It is also known as red green color blindness. क्यों ऐसा बोला जाता है रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस? क्योंकि स्पेशली जिस कलर के लिए ये ब्लाइंड होते हैं, कलर का मीन्स कोई पर्टिकुलर कलर ही इसमें जो है इनएबिलिटी होती है टू अपीयर बाय द पेशेंट। तो कौन सा कलर इसमें होता है? तो रेड और ग्रीन कलर जो होते हैं वही इनएबिलिटी इसमें होता है। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस का जीन होता है इसका, या ये जो डिसऑर्डर है, इट इज एन सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। It is an sex-linked recessive disorder. Sex-linked recessive disorder means इसका जो जीन होता है वह सेक्स क्रोमोसोम पर पाया जाता है, जस्ट और सेम एज द हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के जैसा ही जो है इसका भी जीन सेक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है, और इसका भी इनहेरिटेंस पैटर्न जो होता है सेम एज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के जैसा ही ये जो है इनहेरिटेंस पैटर्न भी होता है। इसीलिए कुछ बुक्स में जो है केवल हीमोफीलिया दिया हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं दिया है, क्योंकि एक सिंगल डिसऑर्डर ही जो है एक तरह के पैटर्न से लेकर दिया गया है, एक क्रोमोसोम से लिया गया है एक डिसऑर्डर। तो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन होता है वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है? सेक्स लिंक्ड होता है, बट कौन से सेक्स क्रोमोसोम पे? ऑन एक्स क्रोमोसोम। ये इसका जीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोसोम पर, और एक्स क्रोमोसोम जो होता है उस पे इसके जीन को रिप्रेजेंट हम करते हैं बाय एक्स सी। ओके, जैसे हीमोफीलिया के जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल देते हैं एक्स एच, एक्स के ऊपर स्मॉल एच लगाते हैं, वैसे ही कलर ब्लाइंडनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक्स पर सी लिख देते हैं। तो ये कलर ब्लाइंडनेस को शो करता है। अब इसके जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप जो होता है वो 3 तरह के जीनोटाइप होंगे। तो कौन कौन से जीनोटाइप आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं? एक आपका जीनोटाइप हो सकता है जो कि मेल में रिस्पॉन्सिबल होता है। नॉर्मल मेल का तो जीनोटाइप सब लोग पता है कि XY होता है, नॉर्मल XY। तो लेकिन अगर कलर ब्लाइंड है तो X सिंगल X with color blind gene in the case of male is responsible for the color blindness. So this genotype is responsible for color blindness. तो मेल में जो कलर ब्लाइंड का जीन होगा या जीनोटाइप होगा
वो होगा XCY। और वही चीज फीमेल में अगर होगा तो फीमेल में दोनों पे अगर जीन होगा तभी वो कलर ब्लाइंड होगा, कलर ब्लाइंड फीमेल। और सिंगल पे अगर रहेगा XC and X, सो सिंगल X केवल कैरी करेगा जीन को, दैट विल बी द कैरियर फीमेल। मतलब इसमें फीमेल जो है कैरियर का काम करती है। जैसे इसमें हीमोफीलिया में आपको बताया गया कि फीमेल कैरियर का काम करेगी नॉर्मली, और मेल ही जो है जनरली अफेक्टेड होते हैं। और फीमेल टू बिकम अफेक्टेड और फीमेल टू बिकम कलर ब्लाइंड, देयर शुड बी अ केस of at least the female parent or mother should be the carrier and the father should be the color blind। ओके, जैसे हीमोफीलिया में आपको बताया गया कि ये केस जो है होना चाहिए फीमेल का हीमोफिलिक होने के लिए, तो ऐसे ही कलर ब्लाइंड होने के लिए भी जो है फीमेल का कैरियर होना जरूरी है और मेल का अफेक्टेड होना जरूरी है, तभी फीमेल में ये डिसऑर्डर जो है ट्रांसमिट हो सकता है। क्योंकि फीमेल में एक एक्स जो है मेल से आता है, तो मेल में अगर अफेक्टेड है, क्योंकि अफेक्टेड के केस में क्या होगा मेल में कि अगर सिंगल एक्स अफेक्टेड है, एक ही एक्स होता है, वही अगर अफेक्टेड है, उसके पास अगर जीन है वाई पे नहीं है, तभी ये क्योंकि वाई से लिंक नहीं होता है तभी वो डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है। और फीमेल में अगर कैरियर है तो ये पॉसिबिलिटी आपका 50% पॉसिबिलिटी बनेगा टू बिकम कलर ब्लाइंड फीमेल ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। और दूसरा चीज़ ये कि जो हीमोफीलिया में आपको ये बताया गया था कि हीमोफिलिक फीमेल जो होती है वो सर्वाइव नहीं करती है, मीन्स बहुत ही रेयर होता है हीमोफिलिक फीमेल। तो उसके पीछे एक रीजन और था, क्योंकि आपका जो है ये जो जीन होता है हीमोफिलिक जीन फीमेल के लिए लीथल होता है, क्योंकि फीमेल में जो है ब्लड लॉस वाला प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फीमेल चाइल्ड सर्वाइव नहीं कर पाती है, बट मेल में जो है कॉमन होता है। लेकिन यहाँ पे एक ही रीजन है, इसलिए फीमेल का एग्जिस्टेंस जो है होता है, कलर ब्लाइंड फीमेल का एग्जिस्टेंस होता है, बट मेल के कंपेरिजन कम होता है, क्योंकि मेल में अगर फीमेल कैरियर है ओके तब भी मेल में ट्रांसफर हो सकता है। अब इसका इनहेरिटेंस पैटर्न बताते हैं, तब वहाँ से क्लियर होगा आपको। अब बात करते हैं इसकी कॉज की। कॉज क्या होता है, तो कॉज ऑफ द कलर ब्लाइंड इट इज द लैक ऑफ वन ऑफ द प्राइमरी own pigment of retina। तो देखिए रेटिना जो है वही उसी के पास जो है पिगमेंटेशन के लिए फैक्टर पाए जाते हैं, जिनको हम कोन बोलते हैं। कोन्स एंड रॉड्स, ये दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इसमें से कोन्स जो होते हैं वो पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वन ऑफ द कोन जो है प्राइमरी कोन, उसके एब्सेंस होने की वजह से, उसके कमी की वजह से ही जो है ये डिसऑर्डर कॉज होता है, कलर ब्लाइंडनेस का डिसऑर्डर। और इसका सिम्टम क्या होता है, तो सिम्टम की बात करें अगर, so symptom is in the form of inability to distinguish red color from green। देखिए अगर किसी भी जगह पे दोनों कलर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, रेड कलर का भी है या कोई स्ट्रक्चर है जिसमें रेड और ग्रीन कलर दोनों ही है, तो ऐसे में जो पेशेंट होते हैं, कलर ब्लाइंड पर्सन होते हैं, वह रेड कलर को
उस ग्रीन कलर के ग्रुप में से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसको सेलेक्ट नहीं कर पाते, देख नहीं पाते हैं। तो इसी सिम्टम की वजह से इसको हम कलर ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर बोलते हैं।